Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 9th Science chapter 5 The Fundamental Unit of Life. While examining a thick slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. Now the question arises, what we are studying? We are studying about cell, the fundamental unit of life. The cell is the structural and functional unit of life. जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है और वो मेन रॉ मटेरियल होता है ब्रिक्स. ईंटें चाहिए होती हैं एक घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए. तो बहुत सारी ब्रिक्स यूज़ होती है. सेम तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं ब्रिक्स. उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो भी एक बेसिक यूनिट से बनी हुई होती है और उस बेसिक यूनिट को यहाँ बोला जा रहा है सेल. बहुत सारे सेल्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. अगर हम किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई होती है, तो वो एक ही सेल होता है उनकी बॉडी में. बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या कोई भी एनिमल, दूसरे एनिमल्स हो गए जैसे डॉग, कैट, तो इनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई होती है, हैविंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी. तो बेसिक यूनिट जो है वो बॉडी में है सेल. Now who discovered cell? The cell was discovered by the Robert Hooke in the year 1665. ये अपने क्लास 8th में भी सेल चैप्टर पढ़ा है. उसी चैप्टर को हम अब डिटेल में और पढ़ेंगे. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक ने एक ट्री की जो बार्क होती है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है कॉक. कॉक इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. ट्रंक पे जो बार्क आप अलग कर सकते हैं ट्री की, छोटे छोटे पीस, उन्होंने एक पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखा. 1665 ईयर में उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि वो एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है. हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी बी का बी हाइव में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं. तो इस तरह से हेक्सागन शेप के उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए. तो उन्होंने इसको कंपेयर किया कि ये हनी बी हाइव के स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है ये कॉक सेल में स्ट्रक्चर. तो इन्होंने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को नाम दिया सेल. एंड सेल इज़ अ लैटिन वर्ड. ये एक लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम. सो दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. ये एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट लग सकता है बट साइंस की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम किसी ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया था और देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है, कौन सी छोटी छोटी यूनिट्स है जिससे बना हुआ है. द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन द बायोलॉजी. आज तक ये वर्ड सेल यूज़ होता है. What are living organisms made up of? तो यही हमने देखा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ये एक प्रैक्टिकल है आपका, इसमें एक्टिविटी में ये आप स्कूल में भी प्रैक्टिकल करेंगे. इसमें अनियन लेना है और अनियन की एक पतली सी स्किन हटानी है विद अ पेयर ऑफ फॉरसेप. उसको पील करना है, छोटा सा पार्ट लेना है, फिर उसको उसकी स्लाइड बनानी है. इसको आप एक वॉच ग्लास में रखेंगे. एक ग्लास की छोटी सी प्लेट होती है, उसके अंदर डालेंगे, उसके अंदर वाटर रखा हुआ होता है, उसके अंदर इसके पील उतार के रख देते हैं जिससे कि वो ड्राई नहीं हो या फोल्ड नहीं हो और वो ड्राई नहीं हो. नाउ लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड. एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है ग्लास स्लाइड. तो ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसमें एक पुट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर रखते हैं और फिर ये जो पीस आपने इसकी अनियन पील का रिमूव किया इसको उस पर ट्रांसफ़र करना होता है. और ये जो ट्रांसफ़र करते हैं इसको थिन कैमल ब्रश जो होता है, पेंट ब्रश जो यूज़ होता है, उससे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है पील को. फिर उसके ऊपर थोड़ी सी स्टेन डाली जाती है, ड्रॉप ऑफ सैफरन इन सॉल्यूशन. उस पर स्टेन डाल के और इसे कवर स्लिप से कवर कर देते हैं. नाउ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स. उस टाइम जब हम उस पर कवर स्लिप लगाते हैं तो उस पर एयर बबल्स नहीं आने चाहिए वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल. तो नीडल होती है, एक नीडल की हेल्प से कवर स्लिप को स्लाइड पे माउंट किया जाता है. नाउ आस्क योर टीचर फॉर द हेल्प. उसके बाद जब ये स्लाइड बन जाती है तो इस तरह से जैसे माइक्रोस्कोप में दिखाया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर स्लाइड है और ये बीच में इस पर
अनियन पील की स्लाइड बनाई गई है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड दिस इज़ द आई पीस। यहाँ से हम देखते हैं दिस इज़ द बॉडी ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप, दीज आर द कोर्स एडजस्टमेंट एंड दिस इज़ द फाइन एडजस्टमेंट। इससे एडजस्ट किया जाता है इसको ऊपर नीचे करके प्रॉपरली इसको देखने के लिए। देन ये साइड में क्लिप्स होती हैं, इसमें इसको स्लाइड को रखा जाता है। ये लेंसेज होते हैं, लेंसेज को चेंज किया जा सकता है। दिस इज़ द आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड दिस इज़ द स्टेज। इस स्टेज के ऊपर स्लाइड को रखा जाता है एंड यहाँ नीचे की तरफ एक मिरर होता है एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज द कंडेंसर ऑफ द माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जब हम लेंस में से इसे देखते हैं तो हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दीज आर द सेल्स ऑफ एन अनियन पील। अनियन पील के ये सेल्स हैं, ये छोटे छोटे जैसे ब्रिक्स दिखाई देते हैं, उसी तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ होते हैं एंड ये सेंटर में जो डॉट्स दिख रही हैं दीज आर द न्यूक्लियस, और ये बाहर की तरफ इसमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, एक बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ अनियंस। ये आपके प्रैक्टिकल में होगा, दिस यू विल डू इन योर प्रैक्टिकल। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के जैसी दिखाई देती हैं और ये टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर, और वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है? एक पूरा अनियन का बल्ब बनाती हैं। जो पूरा अनियन होता है दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, उसको बोला जाता है बल्ब मॉडिफिकेशन, इसलिए इसे बोल रहे हैं अनियन बल्ब। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under microscope. छोटे छोटे सेम स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम सेल बोल रहे हैं। The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion. चाहे वो अनियन छोटा हो चाहे वो अनियन साइज में बड़ा हो, बट जो सेल्स होंगे वो सेम होंगे। सभी अनियन पील्स में सेल्स सेम होंगे। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. तो सेल्स दीज आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स। नॉट ओनली अनियंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किससे बनी हुई है? बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। कुछ ऐसे भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हो गया अमीबा, उसकी बॉडी सिंगल सेल्ड होती है। The invention of magnifying lens led to the discovery of the microscope. It is now known that the single cell may constitute a whole. पूरा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया। ये एग्जाम्पल्स आप लर्न करेंगे, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे सिंगल सेल्ड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी मीन्स सिंगल, इनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, और कई ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई होती है। उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स whose body is made up of a group of cells. Multi means many. Like examples, fungi, plants and animals, these are multicellular organisms. Every multicellular organism has come from a single cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से आए हैं। सिंगल सेल, दैट सिंगल सेल इज जाइगोट। उस सिंगल सेल को जाइगोट बोलते हैं क्योंकि जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो उससे एक स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, एंड जाइगोट इज़ अ सिंगल सेल। फिर उसमें जाइगोट में सेल्स डिवाइड होती हैं और सेल्स डिवाइड होते होते मल्टीप्लाई होते होते मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाती हैं। तो सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल जब भी डिवाइड करता है तो अपने जैसा ही सेल बनाता है, एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब पुरानी सेल, पहले की जो सेल्स हैं उससे नई सेल्स बनती हैं, फिर और उनसे और नई सेल्स बनती हैं। तो जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं से दूसरी नई सेल्स बनती हैं। Now cell was first discovered by Robert Hooke in the year 1665. Very important, all these you have to learn with the help of, he discovered it in the Koch slice with the help of primitive microscope. पहले के टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इनकी डिस्कवरी की थी। और फर्स्ट लिविंग सेल जो देखा था वो ल्यूवन हुक ने देखा था इन द ईयर 1674। तो ये ईयर आपको लर्न करने हैं, साइंटिस्ट के नेम्स लर्न करने हैं। ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल। उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल देखा था फर्स्ट टाइम पे।
और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट 31 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। परकिंजी 1839, परकिंजी ने टर्म दी प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आती है सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी जो साइंटिस्ट थे, 2 बायोलॉजिस्ट से उन्होंने दी थी, श्लीडन इन द ईयर 1838 and Schwann in the year 1839. So cell theory was proposed by the 2 biologists, Schleiden in 1838 and Schwann in 1839. According to the cell theory, इन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उन सब की बॉडी सेल से बनी हुई है एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया सेल थ्योरी का। नाउ द सेल थ्योरी को और आगे एक्सपैंड किया था, दैट वाज एक्सपैंडेड बाय द रुडोल्फ विर्चो इन द ईयर 1855। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था कि जितने भी नए सेल्स हैं, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व and understand the complex structure of the cell and its various organelles. सेल के अंदर और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस से और सेल ऑर्गेनल्स की डिटेल में स्ट्रक्चर की स्टडी की गई। Now some organisms can also have cells of different kinds. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी में स्मूथ मसल सेल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, स्पिंडल शेप्ड होती है ये बीच में से, और साइड में से आके से टेपरिंग इस तरह से हो जाती है। ये ब्लड सेल्स हैं, दीज आर द नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। नाउ दिस इज़ द ओवम, दिस इज स्पर्म, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन सेल एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फैट सेल। तो ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह के सेल्स होते हैं, अलग शेप और साइज़ होती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है ये। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब न्यूरॉन्स का, नर्वस सेल का क्या फंक्शन है, मैसेजेस लेकर जाना ब्रेन तक और ब्रेन से वापस मैसेजेस लेकर आना पूरी बॉडी के पार्ट्स तक। कुछ सेल्स होते हैं लाइक अमीबा, इनकी जो शेप होती है वो चेंज होती है। अमीबा की शेप कोई फिक्स नहीं होती, वो जब चाहे अपनी शेप चेंज कर लेता है। इस तरह का अमीबा होता है, कोई फिक्स नहीं होती। अभी थोड़ी देर बाद अमीबा इस तरह का दिखाई देता है, तो इसकी शेप फिक्स नहीं होती है, इट कैन चेंज इट्स शेप। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। कई केसेस में सेल शेप फिक्स होती है एंड पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। और पिक्यूलियर मतलब अलग सी होगी, जैसे नर्व सेल की शेप है वो अलग ही होगी और किसी सेल की वैसी शेप नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप, टिपिकल शेप होती है और कोई सेल ऐसी शेप का नहीं होगा। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर सेल कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, हर सेल, बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं। तो अभी बेसिक फंक्शन वो कैसे परफॉर्म करते हैं, जो सेल्स में प्रेजेंट होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, ये मिल के काम करते हैं और वर्क को डिवाइड कर लेते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स, दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, तो उसमें नर्वस टिश्यू अपना वर्क करेगी, मैसेजेस लेना और ले जाना। लंग्स हैं तो लंग्स ब्रीदिंग का काम करेगी, वहाँ रेस्पिरेशन होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं, उनका काम डाइजेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है टिश्यूज़, जैसे ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, इन सब ऑर्गन्स में अलग तरह के सेल्स होंगे तो इनका वर्क अलग होगा। तो ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप, हार्ट पंप करने के लिए ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक होता है। तो इन सब का फंक्शन अलग अलग होता है। इनमें जो सेल्स होते हैं वो पर्टिकुलर वही फंक्शन करती हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelle. सेल के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं
और हर सेल ऑर्गेनल का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होगा रेस्पिरेशन, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस करना, राइबोसोम्स का फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो हर सेल ऑर्गेनल अपना एक अलग फंक्शन करता है, अपना एक अलग काम करता है। जैसे कि होता है ना, ये सब अपना अपना वर्क डिवाइड कर लेते हैं कि मैं ये वर्क करूँगा, दूसरा सेल ये वर्क करेगा। तो सारे सेल ऑर्गेनल्स अपना अपना वर्क डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर, such as making of new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. The cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. इन organelles के कारण सेल अपने सारे functions perform कर सकता है. These organelles together constitute the basic unit called the cell. तो ये बेसिक यूनिट बनाती है सारे ऑर्गेनल्स मिलके, जिसको हम सेल बोलते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स. सभी सेल्स के अंदर सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़ और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, चाहे उसका कुछ भी फंक्शन हो, बट उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, वो सेम होते हैं. Now, what is cell made up of and what is the structural organization of the cell? Cell का structure कैसा होता है? Cell has a special components called the cell organelles. Cell के अंदर special components present होते हैं, इनको organelles बोला जाता है या cell organelles. How is a cell organized? If we study a cell under a microscope, तो हम इसमें basic 3 structures हम इसमें देख सकते हैं. एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर होता है न्यूक्लियस और होता है साइटोप्लाज्म. ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने सेल का क्लास 8th में भी पढ़ा है. जैसे अगर हम एक सिंपल सेल की बात करते हैं तो ये बाहर जो इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसको बोल रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको ये हो गया न्यूक्लियस. और इसके चारों तरफ एक जेली लाइक मटीरियल प्रेजेंट होता है. किसके बीच में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म. तो ऑल सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड द इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे बाहर की तरफ सेल में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर की कवरिंग होती है, और ये सेल को सेपरेट करती है. सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इसको अलग करती है. सेल मेम्ब्रेन कुछ सर्टेन मटेरियल्स को सेल के अंदर आने देती है और बाहर भी जाने देती है. इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट द सेल, बट ओनली सम सेलेक्टिव मटेरियल्स. दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही सेल के अंदर जाने देती है और सेल से बाहर आने देती है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. ये कुछ और मटेरियल्स की मूवमेंट को प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस? सेल के अंदर कैसे मूवमेंट होता है, बाहर कैसे जाते हैं सेल के अंदर से सब्सटेंसेस? कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या ऑक्सीजन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा सकती है और अंदर आ सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन हम ऐसे समझेंगे जैसे आपने एक ग्लास लिया वाटर का और उसमें आपने एक ड्रॉप इंक की डाल दी. एक ड्रॉप इंक की डाली तो वो धीरे धीरे पूरा वाटर, पहले एक ड्रॉप डाली, एक जगह से वाटर ब्लू हुआ, धीरे धीरे वो स्प्रेड होता हुआ पूरे वाटर में फैल गया. इसका मतलब जहाँ पे ड्रॉप डली है वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन थी इंक की, तो वो इंक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करी और पूरे वाटर में स्प्रेड हो गई. इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं. इसका हम एक और सिंपल एग्जांपल देंगे. अगर हम रूम में अगरबत्ती लगा देते एक कॉर्नर में, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है. कैसे फैलती है? क्योंकि जहाँ पे हमने अगरबत्ती लगाई है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जो गैशियस मॉलिक्यूल्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. तो रूम में और जगह लो कॉन्सेंट्रेशन ऑन गैशियस मॉलिक्यूल्स की, तो वो हाई टू लो मूव करेंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन मेथड. अब ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और लंग्स के अंदर कम है, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी
तो लंग्स में ये CO2 बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। We have started diffusion in the earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration. So this is the definition of diffusion. Something similar to this happens in cells. ऐसा ही सेल के अंदर होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर वेस्ट होता है उसको जब ब्लड से बाहर निकालना होता है तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। तो सेल से बाहर कम है। एज सून एज देयर इज़ अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकल जाती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऐसे ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन सेल के अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है। ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। सेल के अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से ही अंदर की तरफ जाती है। तो डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डिफ्यूजन से ये गैसियस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। द मूवमेंट, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आप एक बोल लें या ग्लास लें, उसके अंदर वाटर डालें और उसके अंदर थोड़ी सी किशमिश डाल दें, रेजिन्स। जब आप उसको थोड़ी देर बाद जाके ऑब्जर्व करोगे तो वो जो रेजिन्स हैं वो द रेजिन्स विल स्वेल अप, जो किशमिश है वो फूल जाएगी, उसके अंदर वाटर भर जाएगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। कैसे उसमें वाटर भरा, क्या हम अभी देखते हैं। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बाहर के मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसके अंदर वाटर कम है, कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर गया और स्वेल हो गया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो किशमिश की बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी और ये वाटर अंदर भर जाएगा। वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। Thus osmosis is the passage of water from a region of, this is the definition, region of high water concentration through a selectively permeable membrane to the region of low water concentration till the equilibrium is obtained। जब तक कि equilibrium नहीं हो जाता concentration में तब तक water का movement होता रहता है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल, आप ये जो टर्म्स हैं इनको जब आप ये टर्म पढ़ते हैं तो एकदम से इनके एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए। जैसे डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन आते हैं आपके माइंड में अगरबत्ती का एग्जाम्पल और इंक का एग्जाम्पल आ जाना चाहिए, और किशमिश का एग्जाम्पल ऑस्मोसिस। तो इससे आपको डेफिनेशंस बहुत जल्दी और ईजिली लर्न हो जाएंगी। दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली permeable membrane. Now what will happen if you put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? अगर हम किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को शुगर के सॉल्यूशन में या सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है? If the medium surrounding the cell has a higher concentration, higher water concentration, then the cell, meaning the outside solution, is very dilute. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा किशमिश वाला, बाहर वाटर है, वाटर सिंपल वाटर है, ये डाइल्यूट वाटर है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और जो किशमिश है, किशमिश के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर सॉल्ट्स डिजॉल्व हैं, शुगर डिजॉल्व हैं, तो उसके अंदर जिनके अंदर सॉल्ट्स और ये शुगर्स डिजॉल्व होते हैं इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हाइपरटोनिक होता है और बाहर सिर्फ सिंपल वाटर है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो इस केस में क्या होता है? वाटर विल मूव फ्रॉम, हमने अभी यही डेफिनेशन में देखा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
That means water will move from hypotonic solution to hypertonic solution. अब water molecules तो free होते हैं, they are free to pass across the cell membrane in both the direction, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट ज़्यादा वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा, देन द वाटर दैट विल लीव, बाहर थोड़ा वाटर भी निकलेगा बट ज़्यादातर वाटर अंदर सेल के अंदर जाएगा, तभी तो वो किशमिश फूल जाएगी. सो दैट रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर्स द सेल एंड द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप. सो जो बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है, वाटर जो डाइल्यूट वाटर हम बात कर रहे हैं, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है. इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, अगर सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन होती है, अगर अंदर के सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, या बाहर वाटर की जो इसके अंदर भी अगर उतने ही सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व हो जाए, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी. तो अब इस सॉल्यूशन को बोल देंगे, बाहर वाले सॉल्यूशन को, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना वाटर अंदर जाएगा उतना वाटर ही बाहर निकलेगा. सो देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है. So there will be no net movement of water across the cell membrane, and such a solution is called isotonic solution. तो water crosses the cell membrane in both the direction, दोनों डायरेक्शन में सेल मेम्ब्रेन से वाटर क्रॉस हो रहा है, और ओवरऑल वाटर का कोई मूवमेंट नहीं है, जो सेल है वो उसी साइज़ का रहेगा. अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल को डाल देते हैं तो वो सेम उसी साइज़ का सेल रहेगा, ना वो बड़ा होगा ना छोटा होगा साइज़ में. और हाइपरटोनिक में डालते हैं तो सेल फूल जाता है. अब सेल को अगर हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, अगेन हम किशमिश के एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे, जिससे आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ये ईजिली लर्न हो जाए. जैसे सपोज़ ये किशमिश है, अगेन हमने इसको इसमें डाला, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला. हाइपरटोनिक का मतलब हुआ इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व हैं, शुगर डिज़ोल्व हैं, इस वाटर के अंदर सॉल्ट्स और शुगर डिज़ोल्व हैं. अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और जो किशमिश के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है. इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये स्वेल, अगर हम इसको बोले एक स्वेल है, ये किशमिश फूली हुई है, इसके अंदर वाटर है बट इसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाले से लो है. सो इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सेल विल लूज़ वाटर बाय द ऑस्मोसिस. अब इसके अंदर से बाहर वाटर आएगा, ये बाहर वाटर लूज़ करेगी इसके अंदर, वाटर के अंदर, क्योंकि अब ये हाइपोटोनिक है और ये बाहर वाला हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है इन द ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, दोनों डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, बट ज़्यादा वाटर बाहर निकल रहा है, इसलिए जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, वो इस तरह से श्रिंक हो जाएगी. हाइपोटोनिक में सेल को डालेंगे वो फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी. आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होगा, और हाइपरटोनिक में डालेंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगी, साइज में सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी सेल. नाउ दस ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का स्पेशल केस है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. है सेम डिफ्यूजन की तरह ही, बट क्या इसमें अलग है, इसमें है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर पास हो रहा है. इसमें यही ड्राई रेजिन्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है. सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन में आपको डालना है. ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, और जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगी. यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने प्लांट सेल्स हैं, उनके अंदर जो वाटर जाता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, क्योंकि हाइपो से हाइपर की तरफ जा रहा है. उनकी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया और बाहर वाटर है, तो वाटर उनकी बॉडी के अंदर जाता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. वाटर प्लांट रूट्स जो एब्जॉर्ब करती हैं वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही करती हैं. दस डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल. तो ये डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर और गैसेज का एक्सचेंज करने में. इन एडिशन टू दिस, द सेल ऑल्सो obtains nutrition from its environment. Environment से nutrition भी मिलता है. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. Energy का use करके transport किया जाता है materials का सेल के अंदर और बाहर.
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती है जो होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा में होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। तो वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा जा सकता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सेल के अंदर फूड को अंदर आने देती है, ये एनगल्फ कर सकती है, फूड को अपने अंदर ले सकती है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। जब ये अंदर खाती है दैट इज द ईटिंग बाय द सेल eating is known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such process। अंदर की तरफ फूड मूव कर रहा है और जब बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जो एक्सक्रीशन होगा फिर वो एक्सोसाइटोसिस से हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज सेल वॉल। सबसे बाहर की तरफ प्लांट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ भी एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं प्लांट सेल। जैसे ये अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो ये सबसे बाहर की तरफ होता है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है, बट प्लांट सेल के अंदर बाहर एक सेल वॉल भी होती है। फिर इसके यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, और यहाँ बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो ये हो गई सेल वॉल बाहर की तरफ, फिर उसके अंदर हो गई सेल मेम्ब्रेन, फिर बीच में न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है ये हम देखते हैं। सेल वॉल एक बाहर की रिजिड आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल में। क्यों होती है? क्योंकि सेल्स जो प्लांट्स जो होते हैं उन्हें बाहर की हार्श एक्सटर्नल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। बहुत तेज़ तूफान आता है, रेन आती है या स्नोफॉल होती है, तो इन सारी कंडीशंस को फेस करने के लिए उन्हें वहीं पे खड़े रहना पड़ता है, बिकॉज ये मूव नहीं कर सकते। अगर बहुत तेज़ रेन आती है या स्नोफॉल होती है तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर में चले जाते हैं। बट एनिमल्स, इनका प्लांट्स का तो कोई घर नहीं होता, प्लांट्स को तो उनको फेस करना पड़ता है, इसलिए इनके अंदर इस तरह के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये सर्वाइव कर सकें। तो सेल वॉल जो होती है ये एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो इन्हें प्रोटेक्शन देती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall। जब वाटर बाहर निकलता है प्लांट सेल के अंदर से तो ये सेल वॉल श्रिंक नहीं होती है, सेल वॉल तो वैसी की वैसी रहती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सारे कंटेंट्स अंदर श्रिंक हो जाते हैं। जैसे ये सेल था तो ये श्रिंक होने पे ऐसे हो जाएगा, सेल वॉल तो वैसी की वैसी रहेगी। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। जब वाटर बाहर निकलेगा, इसके अंदर जो वाटर था वो बाहर निकल जाएगा और अंदर के कॉम्पोनेंट श्रिंक हो जाएंगे, सेल वॉल वैसी रहेगी, इसको बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। The cell walls permit the cells of the plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without the bursting। अब ये सेल वॉल जो है ये फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है और ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, सेल वॉल प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है। और ये किस में हेल्प करती है? टू विथस्टैंड द डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया। अगर बाहर क्या एक्सटर्नल मीडिया हाइपोटोनिक है, क्योंकि जब बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है तो वो सेल के अंदर वाटर मूव करना स्टार्ट कर देता है ऑस्मोसिस से। तो अगर बहुत ज़्यादा वाटर अंदर आ जाएगा तो फिर सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो जो सेल वॉल है ये बर्स्टिंग से बचाती है, सेल को बर्स्ट नहीं होने देती। In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall, and the wall exerts an equal pressure against the swollen cell।
यहाँ पे इस तरह का प्रेशर डेवलप होता है। एक प्रेशर तो सेल वॉल अंदर कंपोनेंट्स पे लगाती है और ये अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये भी बाहर सेल वॉल पे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सेल बर्स्ट नहीं होते वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में भी। The wall exerts an equal pressure against the swollen cell, and because of these walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than the animal cells. Animal cell को अगर hypotonic solution में हम डाल देंगे तो animal cell burst हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बाहर की तरफ cell wall नहीं होती. Now the next structure is the nucleus. जब हमने अनियन पील की टेम्पररी माउंट बनाई थी तो उसमें बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। सभी सेल्स में बीच में प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का फंक्शन होता है सेल को कंट्रोल करना। सो व्हाट वी सी इफ़ वी ट्राई टू ऑब्जर्व द पील विदाउट यूजिंग द आयोडीन सोल्यूशन, इसमें हमने स्टेन यूज़ किया था। स्टेन जब हमने डाला था तो उससे न्यूक्लियस ईजिली विजिबल अच्छे से दिखाई दिया था। देन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील। डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? According to the chemical composition, different regions of the cell get colored differently. सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और सब अलग अलग, उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है किस चीज़ से बने हुए हैं वो, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल किस तरह का स्टेन लेगा। तो कुछ जो रीजन्स है वो ज़्यादा डार्क अपीयर होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सोल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज़, हम सैफ्रनिन सोल्यूशन भी ले सकते हैं सेल को स्टेन करने के लिए, या फिर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन भी ले सकते हैं सेल्स को स्टेन करने के लिए। कौन कौन से स्टेन्स हम यूज़ करते हैं? आयोडीन यूज़ करते हैं, सैफ्रनिन और मिथाइलिन ब्लू। अब जो न्यूक्लियस होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियस। इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ये इसके अंदर वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स जो है यहाँ से मटेरियल साइटोप्लाज्म से अंदर आ सकता है और अंदर का मटेरियल बाहर जा सकता है न्यूक्लियर पोर्स से। सो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है? डबल लेयर्ड कवरिंग है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट है विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज होता है और इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उससे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जब ये कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं इस तरह से तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है, गोल सा प्रेजेंट होता है अंदर, और ये क्रोमैटिन मटेरियल है। तो न्यूक्लियस के पार्ट्स हो गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, क्रोमैटिन मटेरियल विच लेटर ऑन गेट्स कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स, और सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अभी जो क्रोमोसोम्स हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये तभी विजिबल होते हैं, पहले तो ये क्रोमैटिन मटेरियल ही लगता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है तब ये क्रोमोसोम्स अच्छे से दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं फ्रॉम inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA. And what is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid molecules. तो DNA को कैरी करते हैं ये क्रोमोसोम्स, ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, बच्चों में ट्रांसफ़र होता है ये DNA. सो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं? DNA और प्रोटीन से बने हुए हैं। DNA मॉलिक्यूल्स हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं from parents to the offsprings for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. Genes जो होते हैं ये वो DNA का छोटे छोटे segments होते हैं, छोटे छोटे जैसे हम पार्ट मान लें, DNA के छोटे छोटे पार्ट होते हैं जीन्स, और ये जीन्स जो होते हैं इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। जैसे हमारे बॉडी का जितने भी कैरेक्टर्स हैं बॉडी के, जैसे आपकी आइज़ का कलर है तो वो एक अलग एक जीन उसको कंट्रोल करता है। हेयर्स का कलर कैसा है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो वो एक अलग जीन कंट्रोल करता है। तो बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं, और ये जीन्स किससे मिलते हैं हमें? पेरेंट्स से। पेरेंट्स से ये बच्चों में ये जीन्स आते हैं,
और ये हर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. और जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. Chromatin visible as entangled mass of threads like structures. इस तरह से entangled mass हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर उलझे हुए, जैसे धागे उलझे हुए होते हैं उस तरह से. Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कंडेंस हो जाता है. क्रोमोसोम्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इस तरह से कंडेंस हो जाता है. दीज आर द क्रोमोसोम्स. The nucleus plays a central role in the cellular reproduction. Cellular reproduction में बहुत important role होता है. The process by which a single cell divides and form two new cells, जिससे दो नए सेल बनते हैं. It also plays a crucial part along with the environment and in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. तो सेल में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल न्यूक्लियस करता है. न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलर ऑफ द सेल. सेल जब डिवाइड करता है रिप्रोडक्शन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, इनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, वो पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन containing only nucleic acid is called the nucleoid. Very important. इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. जैसे कि बैक्टीरियल सेल की हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर इस तरह का न्यूक्लियोइड होता है. ये इस तरह से बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इस तरह से कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता, बस इस तरह का एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. When the nucleus is not well defined, this is called nucleoid. ये प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म है और बीच में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है. सो यू हैव टू लर्न द डायग्राम ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल. एक बार फिर से देखिए. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन. This undefined nuclear region containing only nucleic acids is called nucleoid. Such organisms whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes. जिनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट मीन्स, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स contain primitive nucleus. And the organisms with cells जिनके सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, they are eukaryotes. So learn the definition of prokaryotes and eukaryotes. Eukaryotes have, in these organisms, well defined nucleus is absent, and in prokaryotes well defined nucleus is absent, and in eukaryotes well defined nucleus is present. This is the main difference between prokaryotes and eukaryotes. प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द, और भी दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रेजेंट जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं. मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, बट नॉट द प्लास्टिड्स एज इन द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया के अंदर. तो यहाँ पे मेम्ब्रेन में एक वेसिकल्स या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, उसके अंदर ही इनमें जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म. सबसे बाहर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन और सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो होता है साइटोप्लाज्म. सो व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट्स ऑफ द अनियन पील, तो उसमें हमें, या ह्यूमन चीक सेल जब देखा तो उसमें बीच में जो रीजन प्रेजेंट था, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल था, उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, जो बहुत थोड़ा सा स्टेन लेता है, विच टेक्स अ लिटिल स्टेन. द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक लिक्विड की तरह जेली लाइक सब्सटेंस होता है
इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर वो सब इसी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सारे सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, and in prokaryotes, beside the absence of a defined nuclear region, एक तो न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ वायरसेस. वायरस में मेम्ब्रेन्स नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लैक करता है, इसलिए हेंस दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. तो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो. वायरस एनवायरनमेंट के अंदर नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, और जब भी किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है तभी ये लिविंग की तरह एक्ट करता है. और ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है उसकी सेल मशीनरी को यूज़ करता है. So if you like the video, please do like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell button. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.